तो आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के तह तक जाने वाले हैं ना, जिसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। थलापति विजय। हम अपने सोर्स मटेरियल के जरिए ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक ऐसा डेब्यूटेंट एक्टर, जिसे शुरुआत में लोगों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, आज एक अनस्टॉपेबल पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मास्टर प्लान में डाइव इन करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से 2026 का राजनीतिक भूकंप। अब हमारे सोर्स मटेरियल में इस पूरे फिनोमेनन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ये कोट देखिए, ये एकदम सटीक बैठता है। तमिलनाडु में ना एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना लिटरली नामुमकिन सा है। यहाँ जनता सिर्फ थिएटर में जाकर अपने फेवरेट हीरो को देखती नहीं है, बल्कि वो उसे अपना लेती है। वो उस हीरो को अपनी आवाज, अपनी उम्मीद और अपना फ्यूचर मान लेते हैं। और इस पॉलिटिकल डिसरप्शन का स्केल देखिए आप, 108। विजय की नई पार्टी ने अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में, जी हां, पहली ही लड़ाई में 108 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, एक ही रात में दशकों पुराने राजनीतिक किले ढह गए। नौबत तो ये आ गई है कि डीएमके और एआईडीएमके जैसी पुरानी प्रतिद्वंदी पार्टियां भी अपनी दुश्मनी भुलाकर उन्हें रोकने के लिए एक साथ आ रही हैं। अनबिलीवेबल, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मजाक से लेकर एक मास हीरो तक का सफर। अब जरा उम्मीद और हकीकत के बीच के इस भारी अंतर को देखिए। चूंकि वो एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर के बेटे थे, तो सबको लगा था कि स्टारडम का रास्ता उनके लिए एकदम सेट है, बिल्कुल आसान। लेकिन रियलिटी पूरी तरह अलग थी। आपको पता है, 18 साल की उम्र में जब विजय ने डेब्यू किया, तो एक लीडिंग मैगजीन ने सीधे सीधे कह दिया कि उनकी शक्ल हीरो वाली है ही नहीं। उन्हें बदसूरत तक कह दिया गया। और उसके बाद लगातार 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। लोग उन्हें एक फ्लॉप मशीन कहने लगे थे। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, सिनेमा, जो बन गया एक राजनीतिक हथियार। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो उनकी फिल्मों का इवोल्यूशन एकदम साफ नजर आता है। 1996 में पूवे उनाकागा ने उन्हें वो जरूरी ब्रेक थ्रू दिया। फिर 2003 में आई गिली, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया और उन्हें एक बेहद लॉयल मास फैन बेस दे दिया। बाय द वे, बॉलीवुड ने भी सालों तक इन्हीं की कहानियों के रीमेक बनाकर खूब पैसे छापे हैं। लेकिन असली गेम चेंज हुआ 2010 के दशक में। कत्थी और मर्सल जैसी फिल्मों ने एक पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम किया। इन फिल्मों के जरिए विजय ने किसानों की समस्याओं और जीएसटी जैसे बड़े मुद्दों पर सीधे वार किया। जहां बाकी नेता चुप थे, वहां विजय आम जनता के गुस्से की असली आवाज बन गए। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह यहां भी दिक्कतें थीं। देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, विवाद और व्यक्तिगत संघर्ष। अब देखिए, जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उनके सामने कुछ बहुत बड़ी पर्सनल चुनौतियां भी आईं। हमारा सोर्स मटेरियल इन 3 बड़े विवादों की तरफ इशारा करता है। और हां, हम यहां पूरी तरह से न्यूट्रल होकर बस फैक्ट्स रख रहे हैं। पहला, उनके अपने ही पिता ने उनकी मर्जी के बिना उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दी, जिसके खिलाफ विजय को कोर्ट तक जाना पड़ा। दूसरा, उनकी पत्नी संगीता के साथ तलाक और कस्टडी की अफवाहें। और तीसरा, एक्ट्रेस त्रिशा के साथ जुड़ रहे डेटिंग के रूमर्स। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन सबके बीच विजय ने एकदम रणनीतिक खामोशी बनाए रखी। और सच कहूं तो यही चुप्पी उनकी पब्लिक इमेज को बचाने वाला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। तो क्या ये सब रातों रात हुआ? बिल्कुल नहीं। आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, उनका 10 साल का मास्टर प्लान। इस पूरे सफर को अगर हम डिकोड करें ना, तो ये पूरे एक दशक की प्लानिंग थी। 2013 की बात है, उनकी फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी और उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। बस उसी के बाद वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने शोर नहीं मचाया, बल्कि एनजीओज और फैन क्लब्स का जाल बिछाकर अपनी एक बहुत बड़ी डिजिटल और ग्राउंड आर्मी खड़ी कर ली। वो चुपचाप डेटा जुटाते रहे। और फिर जयललिता जी के निधन के बाद जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बना, उन्होंने एकदम सही वक्त पर उस मौके का इस्तेमाल किया। और उनकी इस ग्रास रूट प्लानिंग का असर यह है कि आज उनके ड्राइवर का बेटा तक विधायक बन चुका है। इस टेबल को देखिए। जब उनके विरोधियों ने देखा कि विजय आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनके ईसाई नाम जोसेफ को उछालकर वोटरों को बांटने की कोशिश की। लेकिन विजय का काउंटर देखिए। उन्होंने धर्म को हथियार बनाने वालों को यह कहकर बिल्कुल चित कर दिया कि वो सबसे पहले एक तमिल हैं। वो बाकायदा मंदिरों में भी गए और मस्जिदों में भी। उन्होंने ये क्लियर मैसेज दिया कि आस्था आपका एक निजी मामला है। और उनके इस एक कदम ने ना जनता का अटूट भरोसा जीत लिया। और ये सब हमें लाता है हमारे आखिरी सेक्शन पर। क्या ये एक नए तमिल युग की शुरुआत है? सोर्स मटेरियल में जिक्र की गई इस वायरल कार की लाइसेंस प्लेट पर जरा गौर कीजिए।
TN07CM2026। मतलब इसे देखकर एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या आज उनका ये पॉलिटिकल दबदबा महज एक इत्तेफाक या उनकी नियति है, या फिर ये सालों पहले शुरू किया गया कोई साइकोलॉजिकल गेम था जिसने जनता के दिमाग में पहले ही ये बात फीड कर दी थी कि उनका लीडर बनना तो तय है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं और राजनीतिक गलियारों में गवर्नर के लेटर को लेकर भारी सस्पेंस बरकरार है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सिनेमा के पर्दे पर लोगों को बचाने वाला ये रक्षक असल जिंदगी में भी तमिलनाडु के उस रियल लाइफ सिस्टम को ठीक कर पाएगा जिसकी जनता को इतनी सख्त जरूरत है? क्या रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ में भी वही करिश्मा दोहरा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। तो इस बड़े सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।